नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं। चलिए क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये करंट अफेयर से प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, खेल, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ये सभी जो है यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है। तो देखिए नासा ने अभी हाल ही में, करंट अफेयर का प्रश्न है, तो नासा ने अभी हाल ही में एक उपग्रह भेजा है जो कि किस ग्रह से संबंधित है। ये उसका नाम क्या है, उस मिशन का नाम क्या है, उस मिशन का मैगलन मिशन है। और जो कि किस ग्रह से संबंधित है, वो आपके शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक, शुक्र ग्रह। इसी तरह से विभिन्न स्पेस एजेंसियां हैं जो आपके कुछ मिशन वगैरह करते रहते हैं, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए उन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि नासा का 6P मिशन, इसी नासा ने एक 6P मिशन भी भेजा है। अगर आपसे पूछे कि नासा का जो 6P मिशन है ये किस ग्रह से संबंधित है, तो ये वाला जो है ये भी ये मंगल ग्रह से संबंधित है। किसे 6P मिशन पूछे तो मंगल ग्रह से, मैगलन मिशन पूछे तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि एक्जियोम 4 मिशन किसका है, एक्जियोम, ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न है। एक्जियोम 4 मिशन किसका है, तो ये भी मिशन आप लोग बताएंगे। ये भी किसका, नासा का मिशन है। ठीक, नासा का मिशन है। इसको भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा इस नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कौन सा मिशन भेजा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्जियोम 4 मिशन को नासा ने इसमें भेजा था। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि क्रू 9 मिशन, अभी कल्पना चावला तो नहीं, अभी क्या नाम था उनका, 9 महीने अंतरिक्ष में रह के आई हैं अगर आपसे पूछे कि क्रू 9 मिशन किसका था, अगर आपसे पूछे क्रू 9 मिशन किसका था, तो ये क्रू 9 मिशन स्पेस एक्स जानते हैं, एलन मस्क की कंपनी है। और आपके नासा ने संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को किया था। और कौन, नासा ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, क्रू 9 मिशन। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है सभी करंट अफेयर के हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। जैसे चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है, तो ये शुक्र ग्रह से है। किस ग्रह से है, शुक्र ग्रह के। नासा का 6P मिशन करंट अफेयर का है, ये मंगल मिशन का है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्जियोम 4 मिशन नासा ने किया था, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। ठीक, ISS के लिए है। उसके बाद क्रू 9 मिशन स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर के किया है, स्पेस एक्स और नासा ने, और ये सुनीता विलियम को वापस लाने के लिए किया था। सॉरी अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आ चुका है वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी को उधेड़ लेंगे। देखिए किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, तो आपको बताया गया है, हमने कई बार बताया है कि मंगल, अंतरिक्ष में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में, मंगल एंड बृहस्पति, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न कि किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। आइए कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मंगल के बारे में अगर आपसे पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहा जाता है। और क्यों लाल ग्रह, अगर आपसे पूछे कि क्यों लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। किसकी, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह। और इसके उपग्रह के बारे में भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि मंगल के उपग्रह कितने हैं, तो 2 उपग्रह, एक का नाम है डीमोस और एक का नाम है फोबोस। तो ये इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, मंगल के 2 उपग्रह हो गए। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो है मंगल ग्रह पे ही ज्वालामुखी पर्वत है, इधर लिख लेते हैं, मंगल ग्रह पे ही ज्वालामुखी पर्वत है। तो इन ज्वालामुखी पर्वत का नाम पूछा जाता है,
मुखी जो है यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? तो इन ज्वालामुखी पर्वत के जो मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं उसका नाम है ओलंपस मोन्स। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम क्या है? तो ये ध्यान रखेंगे, ओलंपस मोन्स, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ओलंपस मोन्स या फिर इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, निक्स ओलंपिया, और जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बाद मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। लाल ग्रह हमने बताया किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे उपस्थिति की वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? डीमोस और फोबोस, यहाँ के पाए जाने वाले 2 उपग्रह हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत एक पाया जाता है जिसको निक्स ओलंपिया या ओलंपस मोन्स कहते हैं, जो आपके से 3 गुना बड़ा है। किससे? माउंट एवरेस्ट से। अगला प्रश्न फिर साइंस से आ चुका है, जो कि महत्वपूर्ण है। साइंस से क्या प्रश्न है? कह रहा है कि किशमिश को पानी में भिगोने से क्यों फूलता है? तो जब आप किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो उसमें एक परासरण गुण होता है, परासरण गुण होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो किशमिश क्या होता है, सूखा किशमिश रहता है, फूल जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो पौधों में आप सभी को बताया गया है कि पौधों में कई बार एग्जाम में पूछा है कि पौधों में जो है जल परिवहन कैसे होता है। अगर आपसे पूछे कि जल परिवहन कैसे होता है, मतलब जल का ट्रांसफर कैसे होता है पौधों में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, तो उसमें एक ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में एक ऊतक पाए जाते हैं जिसका नाम है जाइलम। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? पौधों में जल का परिवहन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पौधों में खनिज का परिवहन कैसे होता है, खनिज का परिवहन या फिर वहन ऐसे करके पूछता है, किससे होता है? तो एक ऊतक पाए जाते हैं जिससे जाइलम से जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से क्या होता है? ये खनिज का, पौधों में खनिज का परिवहन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? अगर आपसे पूछे कि दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या एकत्रित होती है, वो अपने जड़ों में जो है जो दलहनी पौधों की जड़ में, अगर आपसे पूछे जड़ में, दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम पाया जाता है। जड़ों में क्या पाया जाता है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राइबोजियम पाया जाता है। राइबोजियम एक प्रकार का जीव है, राइबोजियम एक प्रकार का जीव है जो कि क्या स्टोर करने का काम करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नाइट्रोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो इतनी बातें आप लोग को, नाइट्रोजन को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, किशमिश को पानी में भिगोने से क्यों फूलता है? तो वो उसमें एक परासरण गुण पाए जाते हैं, तो इस वजह से फूलता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और खनिज का परिवहन फ्लोएम ऊतक के कारण होता है। दलहनी जो पौधे होते हैं ना, उनके जड़ों में राइबोजियम पाए जाते हैं, जिनके वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, उसमें स्थिरीकरण होता है। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएं इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की ओर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो देखिए, जो 2022 वाला राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपके कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके ब्राज़ील, कहाँ पे हुआ था? 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम बर्मिंघम में हुआ था। और बर्मिंघम कहाँ पे है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंग्लैंड में है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। एक बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में। और ये किस नंबर का था? अगर संस्करण पूछे इसका संस्करण, तो ये आप लोग बता देंगे कि इसका संस्करण 22वां वाला था 2022 में जो हुआ था। इस बार जो है होगा वो 26वां वाला था होगा। अगर आपसे पूछे कि 2026 में इसका आयोजन, जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में, करंट अफेयर से महत्वपूर्ण है, तो ये आपका कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक, स्कॉटलैंड में होगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल के खेलों की जो है शुरुआत कब हुई थी,
तो इसकी राष्ट्रमंडल की खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन में हुई थी। हैमिल्टन कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हैमिल्टन जो है कनाडा देश में है, तो वो भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि हेडक्वार्टर, राष्ट्रमंडल जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो लंदन में यहाँ के मुख्यालय यहाँ पे। और अगर आपसे पूछे कि कुल देश इसमें कितने हैं, कुल देश जो है राष्ट्रमंडल में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 54 सदस्य देश हैं जो कभी ब्रिटेन के क्या रह चुके हैं, उपनिवेश रह चुके हैं। उपनिवेश का मतलब ब्रिटेन ने कभी शासन किया है उन देशों पे, 54 देशों पे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो करंट अफेयर के ये प्रश्न है, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2026 में कहाँ पे होगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, 1930 में ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कहाँ पे, कनाडा में हुआ था। और अगली बात आप लोग को ध्यान ये रखना है कि मुख्यालय इसका लंदन में है और कुल देश इसमें कितने, 54 देश इसमें सदस्य देश हैं। ठीक, 54 है कि 56 है यार, 54 या फिर 56 है, देख लेना एक बार, 56 या फिर 54। अगला प्रश्न है कि जन्म नियंत्रण की गोलियों में क्या होता है, तो देखिए जन्म नियंत्रण की जो गोलियां हैं, बायो का प्रश्न है, इसमें बायो का प्रश्न है। और इसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। प्रोजेस्टेरॉन, सारे प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। और ये इसमें एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। ये बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। और आगे बात कर लेते हैं, कुछ इससे एडिशनल प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और जो है एस्ट्रोजन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है, कि व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपसे पूछे कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये इसका स्राव कहाँ से होता है, स्त्रियों में इसका स्राव कहाँ पे होता है, तो ये अंडाशय से, कहाँ पे, अंडाशय से इसका स्राव होता है। कहाँ पे, अंडाशय से इसका स्राव होता है। अगला बात, एस्ट्रोजन के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन अगर आपसे पूछे कि एस्ट्रोजन क्या चीज़ है, एस्ट्रोजन अगर आपसे पूछे, तो अगर आपसे पूछे कि एस्ट्रोजन क्या है, तो ये इसको नारी विकास हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नारी विकास हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नारी विकास हार्मोन कहते हैं। और ये जो होता है, ये लैंगिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसी तरह से मेल में भी पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मेल में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और ये भी क्या कहते हैं, इसको, इसका कार्य क्या है, पुरुष विकास हार्मोन, इसका कार्य होता है, पुरुष विकास हार्मोन कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखना है। अगली बात आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये दोनों जो है हार्मोन होते हैं, ये यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यौन लक्षण के लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, ये भी महत्वपूर्ण है अपने जगह पे। क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है एक किस भगवान की पूजा करते थे, तो वो जो है कई भगवान की पूजा करते थे। इस तरह के इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से किस भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो ये देखिए, जो हड़प्पा के लोग हैं ना, इसमें हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पशुओं की भी पूजा करते हैं। ठीक, पशुओं की भी पूजा करते हैं, पक्षी की भी पूजा करते थे, पक्षी और जल की भी पूजा करते थे। ठीक, वृक्ष की भी पूजा करते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि किन चीज़ों की पूजा नहीं करते थे। तो ऐसे करके पूछता है कि किन चीज़ों की पूजा नहीं करते थे। तो इसमें से सारे लिख दे रहे हैं, उसमें से आप लोग छाटिएगा कि इसमें से क्या ऑप्शन में सेट कर रहा है। तो यहाँ पे सर्प की भी पूजा करते थे, उसके बाद अग्नि की भी पूजा करते थे, वृक्ष की भी यहाँ पे पूजा होती थी, हमने पहले लिख दिया। और स्वास्तिक की भी पूजा यहाँ पे होती थी, स्वास्तिक की खोज भी यहीं से हुई है। और यहाँ पे उर्वरता की देवी माना जाता था पृथ्वी को, उनकी भी पूजा होती थी, उर्वरता की देवी, क्योंकि यहीं से तो अन्न का जन्म हुआ है, तो इसी वजह से पृथ्वी की भी लोग पूजा करते थे। ठीक, स्वास्तिक चिन्ह हमने बताया। यहाँ पे कुछ संबंधित प्रश्न लिखेंगे, इसका रिवीजन नहीं हुआ क्या। देखिए, जन्म नियंत्रण की गोलियों में क्या होता है, तो
प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के भी उत्पन्न होते हैं इसमें, ठीक। और इसका जो स्राव कहाँ पे होता है, ये अंडाशय से होता है। और नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं, एस्ट्रोजन को। और टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं, पुरुष विकास हार्मोन। ये पुरुषों में और स्त्रियों में अलग अलग यौन लक्षणों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक। अब हमने बताया कि स्वास्तिक चिन्हों की खोज किसने की थी, तो स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक की खोज अगर आपसे पूछे किस सभ्यता से हुई है, किस सभ्यता के लोगों ने किया, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किए थे। अगली बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है ये भी पूछा गया है, जुड़वा राजधानी किसने कह के संबोधित किया था, तो वो किए थे पिंगट ने। तो यहाँ पे इसका जवाब यहाँ पे लिख देते हैं, किसने किया था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पिंगट महोदय, पिंगट महोदय ने किया था। तो ये बातें भी आप लोग को नोट करना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा करते हैं। देखिए ये पशुओं की भी पूजा करते हैं, पक्षियों की भी, जल की भी पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा, सर्प की भी पूजा, अग्नि की भी पूजा, स्वास्तिक की, उर्वरता की देवी की भी पूजा करते थे, ठीक। स्वास्तिक की खोज हड़प्पा सभ्यता में हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, जुड़वा राजधानी। ये पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो इसको पिंगट महोदय ने कहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जवाब, पिंगट महोदय ने कहा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए, अगर आपसे पूछे कि 32वें जो है एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो ये भी जो देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आप लोग करंट अफेयर के प्रश्न पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक विशेष जगह बना रहा है करंट अफेयर आपके एग्जामों में। तो देखिए इसकी जो है किसको मिला था, तो ये प्रत्याशा रे को मिला था। किसको मिला था, प्रत्याशा रे को मिला था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। अगर एमएस स्वामीनाथन, अगर आपसे पूछे कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, तो एमएस स्वामीनाथन जो पुरस्कार है ये मिला है बीआर कंबोज को। किसे मिला है, बीआर कंबोज को। तो ये बात तो नहीं भूलेंगे। अगली बात है, अगर आपसे पूछे कि बैलन डी ओर अवार्ड इस बार किसे मिला है 2024 में, बैलन डी ओर अवार्ड, ये अवार्ड जो है किसको मिला है इस बार, तो 2024 वाले की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आपसे पूछे कि महिला में किसे मिला बैलन डी ओर अवार्ड, महिला में किसे मिला, तो एतानी बोनामाटी को मिला है। किसे, एतानी बोनामाटी को मिला है, ठीक। एतानी बोनामाटी। अगर आपसे पूछे कि ये वाला जो पुरस्कार है बैलन डी ओर पुरस्कार, ये किस पुरुष को मिला है, ये किस पुरुष को मिला है, तो ये भी बातें आप लोग, अगर पुरुष पूछेगा तो आप लोग बताएंगे किसको मिला है, रोड्रिगो को। किसको मिला है, रोड्रिगो, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि 2024 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है, 2024 वाला बुकर पुरस्कार, ये सभी जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं बुकर पुरस्कार के बारे में पूछ ले, तो ये सामंथा हार्वे को मिला है। किसे मिला है, सामंथा हार्वे के मिला है, जो कि इनकी एक उपन्यास है द ऑर्बिटल, इसके लिए मिला है। किसके लिए, द ऑर्बिटल के लिए मिला है। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे नोट करना है। देखिए अगला प्रश्न, ये इसका रिवीजन करिए कि भारत में 32वें एकलव्य पुरस्कार जो कि 2024 के लिए अगर आपसे पूछे किसे चुना गया है, तो प्रत्याशा रे को चुना गया। किसे चुना गया, प्रत्याशा रे को। हमने बताया एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है, तो बीआर कंबोज को मिला है। ये भी करंट अफेयर से प्रश्न आएगा एग्जाम में। बैलन डी ओर अवार्ड करंट अफेयर से प्रश्न एग्जाम में आएगा। ये किसे मिला है, महिला में पूछे तो एतानी बोनामाटी को मिला है। अगर पुरुष में पूछेगा तो रोड्रिगो मिला है। किसको मिला है, रोड्रिगो मिला है। और अगर आपसे पूछे कि 2024 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, करंट अफेयर का प्रश्न, तो ये सामंथा हार्वे को मिला। किसे, सामंथा हार्वे, द ऑर्बिटल इनकी एक उपन्यास है इसके लिए। अगला प्रश्न कि तारों के चमकने के पीछे का कारण क्या है, तो देखिए तारों के चमकने के जो पीछे का कारण होता है, ये हमेशा एग्जाम में इसके एग्जाम्पल ही पूछता है। तो वो अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं। अपवर्तन के और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे
जल में मछली का थोड़ा जो जहाँ पे मछली तैर रही होती है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। तो ये भी पूछा जाता है कि मछली का जल में तैरना, ये कि ऊपर दिखाई देना, वो किसका उदाहरण है? तो भी अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जल में मछली का क्या होना, ऊपर दिखाए, सामान्य जो ऊंचाई होती है उससे ऊपर दिखाई देती है, ऊपर दिखना क्या होती है ये भी। इसी तरह से जो है पेंसिल का टेढ़ा होना, जल में क्या होता है? पेंसिल का टेढ़ा होना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पेंसिल का टेढ़ा होना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? टेढ़ा होना। तो ये भी क्या? टेढ़ा दिखना, यार दिखना लिखो ना, टेढ़ा दिखना। तो ये भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन के ही उदाहरण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि जल में सिक्के का ऊपर दिखना। जल में क्या होता है? जल में सिक्के का ऊपर दिखना। तो ये सभी अपवर्तन का उदाहरण होता है। प्रकाश की एक घटना होती है सिक्के का ऊपर दिखना। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे नोट करना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि तारों के चमकने के पीछे का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन होता है। क्या होता है वो? अपवर्तन होता है। जल में मछली का ऊपर दिखना, ये भी अपवर्तन होता है। पेंसिल का टेढ़ा दिखना अपवर्तन होता है। और जल में जो है सिक्के का ऊपर दिखना, ये भी अपवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो ये हम सभी जानते हैं कि गोलकुंडा का किला जो है, ये जो है वो तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की बात करें, स्थापना कब हुई थी आप लोग यहाँ पे बताएंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला है? तो ये भी आपके गोलकुंडा की खान से। तो यहाँ पे कोहिनूर हीरा लास्ट में कौन? नादिर शाह अब्दाली लूट करके भारत से ले गया था। तो ये भी कहाँ से मिला है? गोलकुंडा की खान से। खान गोलकुंडा की खान से। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार कहाँ पे है? आना पड़ेगा कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद बिरयानी खाना है तो भी आना पड़ेगा, यहाँ पे फेमस है। और निर्माण का अगर आपसे पूछे, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक बीमारी है जिसके याद में कि हाँ यहाँ पे कभी प्लेग से संक्रमण हुआ था, तो इसकी याद में ये बनाया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? सॉरी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ, अगर आपसे पूछे कि इक्वलिटी कहाँ पे है? इक्वलिटी, तो ये हैदराबाद में है। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ हैदराबाद में है, अगर आपसे पूछे किसकी प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये प्रतिमा पूछे तो रामानुजनाचार्य की है। तो ये भी आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। किसका है? रामानुजनाचार्य का है। रामानुजनाचार्य का है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हमने क्या बताया आप लोग को? गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। महत्वपूर्ण प्रश्न था ये बाबू, पूछा जाता है ये सभी प्रश्न। कोहिनूर हीरा भी एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे खोजा गया था? गोलकुंडा की खान से खोजा गया था। इसी वजह से रिलेटेड था, तो सोचे बताया जाए। और ये नादिर शाह अब्दाली ने लूट करके भारत से ले जाता है। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। और कुली कुतुब शाह ने, क्योंकि इनके शासन में क्या हो गया था? इनके शासन में प्लेग महामारी फैल गई थी, उसी के याद में इन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया था। ये किसी का मकबरा नहीं है चार मीनार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी का मकबरा है? ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें किसी का मकबरा नहीं है। तो और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद में, तेलंगाना में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो देखिए ये जो है जीएस के इसमें सारे प्रश्न रहेंगे। तो फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 ये जो है इस समय विनीसियस ये किसे चुना गया है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विनीसियस, थोड़ा नाम अटपटा है। विनीसियस जूनियर को मिला था। किसको? जूनियर। फीफा जो है, फीफा ये फुटबॉल के लिए होता है भैया। किसके लिए होता है? फुटबॉल के लिए।
बाल के लिए होता है। अगली बात 2024 वाला किसे मिला है, तो हमने बताया विनीसियस जूनियर को मिला है। अगर 2023 वाला पूछ ले किसको मिला है, तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं जिनका नाम है लियोनल मेसी। फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लियोनल मेसी, ठीक, लियोनल मेसी। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के टॉप पे हैं। अर्जेंटीना के ये रहने वाले, कहाँ के, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि फीफा विश्व कप 2023 का कहाँ पे हुआ था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फीफा विश्व कप जो 2023 वाला था, इसका जो आयोजन है ये दोहा में हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। तो जो है दोहा की राजधानी क्या है, कतर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 2026 में फीफा विश्व कप का जो है आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये 3 शहरों में होगा। कहाँ पे होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, कनाडा में होगा, और एक तो आपका मैक्सिको में होगा, मैक्सिको में, और एक आपका यूएसए में होगा। तो ये 3 शहरों में 2026 वाला जो है, क्योंकि ये कितने वर्ष के अंतराल पे ये खेला जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 2022 में फीफा विश्व कप हुआ। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यहीं अगर आपसे पूछे कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रंगे हाथ, ये भी ध्यान रखेंगे। फीफा का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये करंट अफेयर से प्रश्न था। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 2022 वाला जो ये पुरस्कार है किसे मिला है, 2022 वाला पुरस्कार इनको मिला है यार। 2022 वाला 2023 वाला इनको पुरस्कार मिला है, ये तो सही है। दरअसल नींद पूरी नहीं हुई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। तो 2023 का पुरस्कार इनको मिला है। और फीफा विश्व कप जो 2022 का जो आयोजन है दोहा कतर में हुआ है। कतर क्या है, दोहा की राजधानी है। और ये जो आयोजन होता है ये 4 वर्ष पे होता है। तो जब 2022 में होगा तभी तो 26 में होगा। तो ये कनाडा जो है मैक्सिको में, अमेरिका की जो राजधानी है, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए 3 जगहों पे होगा। फीफा का मुख्यालय मैंने बताया कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता में है। कहाँ पे, कोलकाता वाला हाई कोर्ट है, ये सबसे पुराना है। क्यों, कैसे सबसे पुराना है, देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, 1961 में। कब आया था, इंडियन जो है हाई कोर्ट जो एक्ट है कब आया था, तो ये आया था 1961 में। ये कब आया था, तो ये 1861 में आया था। इसके तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक आपका कलकत्ता में और एक आपका हुआ था कलकत्ता में, एक हुआ था आपके मुंबई में, और एक हुआ था आपके मद्रास में। लेकिन इनकी जो स्थापना है 1962 में हुई थी। उनमें से सबसे जो पहले 1862 में हुई थी, लेकिन उनमें से जो सबसे पहले स्थापना है वो इन तीनों में से कलकत्ता हाई कोर्ट की ही हुई थी। इसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट आता है भारत में। कब आता है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आता था। कब आया है, तो 1773 में। 19 का एकदम ट्रेंड चल गया, क्या करें। तो ये 1700 कब आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी के चलते कलकत्ता में ही किस चीज़ की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, स्थापना हुई थी। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा एम्पे। कौन बनाए गए थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो कोलकाता हाई कोर्ट है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आता है। इसके तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 1862 में इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है। इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की, ये तो हाई कोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जब आप लोग
एकेडमी में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को क्लास में बताया गया होगा कि ऊर्ध्वपातन भैया कहलाता क्या है। इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा कि कपूर का जलना, इसका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। देखिए अगर वाष्पीकरण की बात करें, आइए सभी जो है चीज़ों को समझते हैं। वाष्पीकरण की बात करें तो ये जो होता है, जैसे वाष्पीकरण का क्या होता है, जो जल से क्या होता है, द्रव से सीधे, जल से नहीं सीधे द्रव से लिखें, द्रव यानी कि लिक्विड से किस में बदल जाना, वाष्पीकरण में, ये वाष्प में या फिर गैस में बदल जाना, उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा बात, जैसे अगर आपसे पूछे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ये जो है ये ठोस से सीधे बदलता है। किसमें? ठोस से सीधे बदलता है, वो गैस में बदलता है। किस में बदलता है? ठोस से सीधे किस में बदलता है? वाष्प या फिर गैस में बदलता है। जैसे आपका क्या हो गया, कपूर का जलना, क्या हो गया, कपूर का क्या हो गया, जलना। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? ये ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होगा। और अगर आपसे पूछे कि संघनन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, तो संघनन का मतलब जो है ये वाष्प से किस में बदलता है, वाष्प से बदलता है ये ठोस में, वाष्प से सीधे ठोस में बदलता है। इसी की वजह से वर्षा भी होती है और पत्थर भी पड़ते हैं। पत्थर पड़ना अगर आपसे पूछे किसको कहते हैं, तो वो किसका उदाहरण है, संघनन का उदाहरण है। संघनन क्रिया की वजह से ही वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि वर्षा का होना किसके वजह से होता है, वर्षा का होना किसके वजह से होता है, तो वो भी संघनन की वजह से ही होता है। किसकी वजह से? संघनन की वजह से। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न थी कि ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पीकरण किसे कहते, द्रव से वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट करना, ठोस से सीधे। ये गैस द्रव से गैस में जा रहा था, ये ठोस से सीधे गैस, जैसे कपूर का जलना। संघनन हमने बताया कि वाष्प से ठोस में बदलना, जैसे पत्थर पड़ना, ये किसका उदाहरण है, संघनन का। देखिए वाष्प रहता है, आसमान में जाता है, वहां से सीधे क्या होता है, पत्थर आते हैं, ठीक, सर पे पड़ते हैं। वर्षा का होना भी संघनन क्रिया का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो पहली मुस्लिम महिला थी उनका नाम था फातिमा बीबी। क्या नाम था? फातिमा बीबी इनका नाम था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब भारत की कुछ पहली महिला हैं उनको देख लेते हैं, जैसे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला जो है, भारत की पहली महिला जो है, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखो, हो गया। अगर आपसे पूछे कि देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो आप लोग बताएंगे क्या? सरोजिनी नायडू। कौन बताएंगे? सरोजिनी नायडू हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपकी हैं सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी की बात करें, ये कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की रहने वाले हैं। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यूपीएससी की पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी आपकी रोज मिलियन वैथ्यू। कौन बनी थी? रोज मिलियन। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, रोज मिलियन वैथ्यू बनी थी। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला अगर आपसे पूछे कि शासिका कौन थी, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्ताना के बारे में आप लोग जानते होंगे। रजिया सुल्तान कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था, कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए पहली चुनी जाने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये थी आपकी, कहाँ गया, अरे फातिमा बीबी। ठीक, फातिमा बीबी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, हमने बताया इंदिरा गांधी है। पहली महिला राष्ट्रपति पूछे, प्रतिभा पाटिल है।
पहली महिला राज्यपाल पूछे, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक, पहली महिला कांग्रेस की भारतीय अध्यक्ष भी यही बनी थी। और अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। और यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी थी पहली महिला, तो रोज मिलियन बैथ्यू बनी थी। पहली भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न फिर आ गया वर्ल्ड जियोग्राफी से है। क्या कह रहा है कि बसंत विषु कब होता है, तो वसंत विषु की बात करें भैया तो ये 21 मार्च के दिन होता है। आइए देखिए विषु 21 मार्च के दिन होता है। क्या लोचा है वसंत विषु का, तो देखिए इसका अर्थ अगर आपसे पूछे विषु का अर्थ क्या होता है कि दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन एंड क्या होते हैं, रात क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। उसको क्या कहता है, विषु कहा जाता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इस साल में 2 बार आते हैं, ऐसे कंडीशन साल में 2 बार आते हैं। और जब 21 मार्च वाला आता है तो उसको कहते हैं बसंत विषु, और एक आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। इसको बोलते हैं शरद विषु। क्या कहते हैं, शरद विषु, या फिर इसको ही बोलते हैं पतझड़ विषु। पतझड़ विषु भी इसे बोलते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पतझड़ विषु, क्योंकि 21 मार्च और 21 मार्च यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इस 21 क्यों होता है ये विषु वगैरह, तो क्योंकि 21 मार्च जो है और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर के जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पे होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा पे होता है। थोड़ा गलत हो जाए लिखने में तो आप लोग उसको समझा करिए, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पे होता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पर रंगे हाथ नोट कर लीजिए। 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पे होता है। अगर आपसे पूछे कि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे होता है, मकर रेखा पे होता है, तो ये भी पूछे मकर रेखा पे सूर्य कब होता है, तो आप लोग बताएंगे 22 दिसंबर के दिन होता है। चलिए रिवीजन करिए। देखिए बसंत विषु कब होता है, तो ये 21 मार्च के दिन होता है। इस विषु का मतलब दिन और रात जब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये साल में 2 बार होता है, एक बसंत विषु होता है और एक होता है शरद या फिर पतझड़ विषु होता है। और पतझड़ विषु जो होता है 23 सितंबर को, बसंत विषु 21 मार्च को होता है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, भूमध्य रेखा पे होते हैं। ठीक, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होते हैं, 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पे होते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आगे बढ़ते हैं, धूमकेतु का पूंछ किस दिशा में होता है। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी आ गया। तो देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी से फिर प्रश्न आ गया। तो धूमकेतु का जो पूंछ होता है ना भैया, वो सूर्य से दूर होता है। कहाँ पे होता है, वो सूर्य से दूर होता है। धूमकेतु का जो पूंछ होता है सूर्य से दूर होता है। और धूमकेतु को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। इसको बोलते हैं पुच्छल तारा। क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा, क्योंकि जिसके पास पूंछ होगा उसको बोलेंगे पुच्छल तारा। और इसका निर्माण कैसे होता है धूमकेतु का, अगर आपसे पूछे कि इसका भैया निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण धूल से होता है, पत्थर से होता है, धूल पत्थर से होता है, और बर्फ से होता है, और गैस से क्या होता है, इसका निर्माण होता है धूमकेतु का। ठीक, धूमकेतु का ठीक पूछ किस दिशा में होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पी किस दिशा में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से ये महत्वपूर्ण होता है प्रश्न थोड़ा। तो ये सूर्य से दूर होता है। अगर आपसे पूछे कि भैया पुच्छल जो तारा होता है ये परिक्रमा किसको कहता है, ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये किसका परिक्रमा करता है, तो ये भी आप लोग जो है बताएंगे कि परिक्रमा ये सूर्य की करता है। किसकी करता है, सूर्य की करता है। एक बात ये होगी, अगर आपसे पूछे कि इसका परिक्रमण पथ कैसा होता है, परिक्रमण पथ यानी कि गोल होता है कि दीर्घवृत्ताकार होता है कि त्रिकोण होता है कि चतुर्भुज होता है, कैसा होता है त्रिकोण पथ जो है, तो इसका जो है पथ जो है दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब अगर नहीं समझते होंगे तो इस तरह का होता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि इसके शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, जो पुच्छल तारा होता है उसके शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं, कोमा। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, धूमकेतु का पूंछ किस दिशा में होता है, हमने बताया कि भैया सूर्य से दूर होता है। कहाँ होता है, सूर्य से दूर होता है। इसको क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहते हैं। निर्माण धूल, कण, पत्थर, गैस, बर्फ, इन सब चीज़ों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, बनता है। ये परिक्रमा ये सूर्य की करता है। और परिक्रमण पथ जो है इसका दीर्घवृत्ताकार होता है, कर 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 कार। और शीर्ष भाग इसका कैसा होता है, क्या कहा जाता है, उसको कोमा
कहा जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने अच्छे मित्रों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ मिलेगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और मचाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा किसने दिया? तो एम हिदायतुल्लाह का नाम आप लोग सुने होंगे। एम हिदायत, क्या बताएं? एम हिदायतुल्लाह। जब थोड़ा सा देर करेंगे, वही कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे भी काम किया, राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। आइए चलिए राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप लोग को बताया गया हीरालाल जे कानिया कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? हीरालाल जे कानिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, बता दीजिए। वर्तमान समय, भारत में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो आप लोग क्या बताएंगे? संजीव खन्ना। ये करंट अफेयर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, संजीव खन्ना। ठीक, तो ये बातें। अगर राष्ट्रपति पूछे, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर आपसे पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे कौन है, तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, पहले उपराष्ट्रपति, तो आप लोग क्या बताएंगे? एस जयशंकर, यानी कि सर्वपल्ली राधा। एस जयशंकर तो विदेश मंत्री हैं। तो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। पहले क्या है? ये पहले उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपके जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो इतनी बातें आप लोग को लपेटना है यहाँ पे। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखने हैं। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा दिया? तो एम हिदायतुल्लाह ने। हमने बताया कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान समय में संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश है। पहले जो है उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। वर्तमान समय कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और हमने बताया पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति का पद होगा भारत आर्टिकल नंबर 52 में है भाई। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? तो अंग्रेजों ने गांधी जी को उपाधि दिया था। बहुत सारे नाम है गांधी जी को उपाधि, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है, तो कैसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। किसकी? कैसर ए हिंद। यहाँ पे कैंसर नहीं लिखना है, कैसर ए हिंद लिखना है। ठीक, यहाँ पे बिंदी लगाएंगे, कैंसर हो जाएगा। ठीक, और महात्मा गांधी के बारे में और कई नाम है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी को कहाँ गया, तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग नामों की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, महात्मा, तो ये कहते आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसे कहा था? रविंद्रनाथम टैगोरम। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर आपसे पूछे कि इनको बापू किसने कहा था, तो बापू इनको कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसे कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कह के संबोधित किया था। अगर आपसे पूछे कि इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, पिता किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, अगर आपसे पूछे इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है, तो ये भी बात है आप लोग ध्यान रखेंगे। भर्ती कराने वाला जो सार्जेंट है, ये किसे कहा जाता है? क्योंकि दूसरा जो विश्व युद्ध था, दूसरा वाला विश्व युद्ध, इन्होंने कई भारतीयों को क्या किया था, इन्होंने भर्ती कराया था, सेना में भर्ती कराया था। तो गांधी जी को ही कहा जाता है भर्ती कराने वाला सार्जेंट। एक चीज और, अगर आपसे पूछे कि अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है,
नग्न अगर आपसे पूछ ले अर्धनग्न फकीर, ये किसे कहा जाता है? क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अपने महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया? तो गांधी जी को कैसर हिंद की आदि अंग्रेजों ने उपाधि दिया था, बाद में ये लौटा भी दिए थे। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का। बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। और बात करते अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बौद्ध गुफा कार्ला किस राज्य में है? तो बौद्ध गुफा कार्ला जो है महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में कई गुफाएं हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अजंता गुफा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफा कहाँ पे है, एलोरा गुफा कहाँ पे है, तो भी महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर कान्हेरी की गुफा अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, कान्हेरी की गुफा भी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो भी महाराष्ट्र में है। ठीक, अब कुछ गुफाएं और देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले यहीं पे तलजा की गुफा बता दीजिए कहाँ पे? तलजा की गुफा। तो तलजा की गुफा आप लोग कहाँ जाएंगे खोजने? तो ये गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में है। अगर आपसे पूछ लें यहीं पे कि भीम बेटिका की गुफा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भीम बेटिका की गुफा कहाँ पे है? भीम बेटिका की गुफा कहाँ पे है? तो ये जो गुफा है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे? एमपी में है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था भाई, ये हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि गुफा जो है बौद्ध गुफा कार्ला किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। कान्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में। तलजा की गुफा गुजरात में। हमने बताया भीम बेटिका की गुफा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहला गैसोलीन से चलने वाला कार इंजन किसके द्वारा विकसित किया? पहला गैसोलीन से चलने वाला जो है, गैसोलीन एक ईंधन है और इससे जो चलने वाला जो कार होता है इसके इंजन का निर्माण किसने किया था? ये बात एग्जाम में पूछा था। तो ये कार्ल बेंज ने किया था। किसने? तो नोट करेंगे किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था। एक बात हो गई। अगर कुछ और आविष्कारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर ये एग्जाम में पूछा गया है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हीटल ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक व्हीटल ने किया था। एक बात हो गया। अगर आपसे पूछे कि जेट इंजन का जो किस सिद्धांत पे ये चलता है, जेट इंजन का सिद्धांत क्या है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे है। ठीक, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ये एक बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि रेल इंजन को बता दीजिए किसने बनाया था? रेल इंजन को तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। आप बता दीजिए कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप, सभी इंजन को देख लीजिए, सभी इंजन का। तो देखिए जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसने? जेम्स वाट ने भाप इंजन। अब इंजन तो आपने बना लिया, अब इंजन को ठंडा कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे कभी कभी मूड गर्म हो जाता है तो आप लोग गाना सुनते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, वैसे इंजन को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? इंजन को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? इसको बनाया गया है रेडिएटर को। किसको बनाया गया है? रेडिएटर को, इंजन को ठंडा करने के लिए। अरे यार, इंजन को ठंडा करने के लिए क्या बनाया गया है? रेडिएटर बनाया गया है। ये क्या काम करता है? इसका कार्य है इंजन को ठंडा करना। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करेंगे। साइंस का प्रश्न था कि पहला गैसोलीन से चलने वाला कार इंजन किसके द्वारा बनाया गया? कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? कार्ल बेंज के द्वारा। ये बातें आप लोग को क्या करनी है? याद रखनी है। जेट इंजन का आविष्कार
फ्रैंक वीटल ने किया था। सिद्धांत किसका है? इसका सिद्धांत है रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक। और रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया था। इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर बनाया गया है, उसका कार्य क्या है? इंजन को ठंडा करना। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम? दो नदियां आप लोग ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से, एक आप लोग ध्यान रखेंगे नर्मदा एंड एक आप लोग याद रखेंगे ताप्ती। सॉरी ताप्ती का यहाँ पे उद्गम सोन याद रखेंगे भाई, नर्मदा और सोन नदी, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ से नर्मदा को ले लेते हैं क्या? हाँ, नर्मदा को लीजिए। तो देखिए, नर्मदा नदी को अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, देखिए नर्मदा के बारे में क्या पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये प्रवाहित कहाँ पे होती है, तो नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, दो नदियाँ ऐसी हैं भारत में जो अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। कहाँ पे? भ्रंश घाटी में बहती हैं। और ये जो है एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। तो डेल्टा नहीं, ये नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी निर्माण करती हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का लंबाई, एल मतलब लंबाई होता है और कुछ नहीं 1312 किलोमीटर होता है, एल मतलब लंबाई। अगर आपसे पूछे कि ये मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के ये अपना जल गिराती है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी अरब सागर में ये जाकर के क्या गिराती है? जल गिराती है। अगर कुछ यहाँ पे जलप्रपात है नर्मदा नदी पे, अगर आपसे पूछे कि कपिल जलधारा प्रपात कहाँ पे है? कपिला धारा जलप्रपात अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात बता दीजिए कहाँ पे है। धुआंधार जल प्रपात कहाँ पे है? तो ये जो है नर्मदा नदी पे ही। कहाँ पे? दोनों जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इतनी बातें नर्मदा नदी से याद रखेंगे। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? हमने बताया नर्मदा और सोन नदी का, ठीक। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी के बारे में, प्रवाहित ही अपने भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, और हमने बताया 1312 किलोमीटर की लंबाई है। मुहाना ये खंभात की खाड़ी में बनाती है। कपिला धारा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बनी हुई है, ठीक। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये करंट अफेयर से लपेटिए। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो साइरिल रामाफोसा है। कौन है? साइरिल रामाफोसा है, ठीक। ये बातें आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। और कुछ राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कुछ राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के, तो राष्ट्रपति के बारे में पी यहाँ पे लिख लेते हैं। पी माने प्रेसिडेंट। तो ये है आपके डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अभी रिपब्लिकन पार्टी से बने हैं। 47 नंबर के ये क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ पे जेडी वेंस है अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है हाल ही में कौन बने हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे बने हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री अभी न्यू कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके लॉरेंस ब्रोक बने हैं। कौन बने हैं? लॉरेंस ब्रोक बने हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, वेनेजुएला के जो है राष्ट्रपति कौन है, तो वो है निकोलस मादुरो। कौन है? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, निकोलस मादुरो है यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक। और अर्जेंटीना के यहीं पे रंगे हाथ बता दीजिए, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बता दीजिए। अभी लियोनेल मेसी हमने बताया कि कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। तो ये कौन है? जेवियर माइली यहाँ के अर्जेंटीना के कौन है? ये है यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक। ये बातें आप लोग को इतनी याद रखनी है। हमने क्या बताया? दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो साइरिल रामाफोसा। अमेरिका के भी याद रखना है, अभी हाल ही में बने, करंट अफेयर से महत्वपूर्ण है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। 47वें नंबर के क्रम भी याद रखना है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति पूछे तो जेडी वेंस हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस ब्रोक बने हुए हैं, लॉरेंस ब्रोक, ये भी न्यू है, करंट अफेयर से महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री निकोलस मादुरो, ये भी करंट अफेयर से
इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री जेवियर माइली, ये भी करंट अफेयर का, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति जेवियर माइली करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका नहीं है। तो पर्यावरण अनुकूल तरीका नहीं है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो तापीय ऊर्जा जो होता है, तापीय ऊर्जा, ये पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है भाई, क्योंकि इसको थर्मल पावर बोलते हैं इंग्लिश में, थर्मल पावर। क्यों ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता? क्योंकि इसमें जो है नाभिकीय ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, और वो जो है विस्फोटक किया जाता है या फिर कोयले का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो वो जो है पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। पर्यावरण, कोयला जलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, और धुआं आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान, जैसे नवीकरण ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा ये पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल कुछ ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, आप सभी जानते हैं ये कैसे बनता है, सौर ऊर्जा सूर्य से बनता है, ठीक। और जैसे हो गया पवन ऊर्जा, क्या हो गया पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, ये कैसे बनता है? तो ये आप सभी जानते हैं हवा से बनता है। किससे बनता है? हवा से बनता है। जैसे आपसे पूछे कि बायोमास, बायोमास के बारे में, जैसे बायोमास सड़े गले पदार्थ के बनते हैं, जैसे बायोमास ऊर्जा हो गया, जैसे सीएनजी हो गया, आपका मीथेन हो गया, तो ये कचरा से बनता है। किसे? कचरा से, जैसे पशुओं के मल मूत्र अपशिष्ट पदार्थों से बनता है, ठीक। जल विद्युत, जैसे जल विद्युत भी नवीकरण ऊर्जा में आ जाएगा। जल विद्युत भी आपके जल विद्युत भी आपके, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है। तो ये आपके जल से बनता है, आप सभी जानते हैं जल से भी लाइटें बनाई जाती हैं। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कौन बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका नहीं है? तो तापीय ऊर्जा के बारे में ध्यान रखेंगे। और थर्मल पावर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्मल पावर। सौर ऊर्जा सूर्य से एनर्जी लेता बनता है, और पवन ऊर्जा हवा से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। कचरा से बायोमास ऊर्जा कहते हैं। जल से भी, जल विद्युत क्या होता है? जल से बनाते हैं। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर का प्रश्न है, सीए का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 2024 में G20 2024 में कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये जो है ब्राजील में आयोजन हुआ था। कहाँ पे? ये आप सभी ध्यान रखेंगे, ये ब्राजील में इसका आयोजन हुआ था। और जो है ये इसका क्रम पूछ ले किस नंबर का था, तो क्रम जो है 9th नंबर का था। किस नंबर का? 9th नंबर का था, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन के बारे में बात करें, ये कहाँ पे हुआ था इस बार? अंतर्राष्ट्रीय जो है सौर सम्मेलन, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर सम्मेलन था ये आपके दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली कहाँ पे है? सॉरी, इंडिया में है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि दूसरा जो है एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ भारत में? दूसरा एआई शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये वाला जो है दक्षिण कोरिया में आयोजन हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में, ठीक। ये भी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। और जलवायु परिवर्तन के लिए देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसको क्या कहते हैं? कॉप 29। ये कहाँ पे हुआ था? कॉप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे बोलते हैं। तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में, ठीक। इतनी बातें बैजान में हुआ था, अजरबैजान। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। तो G20 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये ब्राजील में किस क्रम का था? 9वां क्रम का। अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन हमने बताया कहाँ पे? दिल्ली में, भारत में हुआ था इस बार। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन, सभी करंट अफेयर के प्रश्न है। और ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया में हुआ है। और जलवायु परिवर्तन COP 29 जो है ये बाकू अजरबैजान में इस बार हुआ है, ठीक। श्रीलंका की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो हरिनी अमरसूरिया है कि श्रीलंका की वर्तमान प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब श्रीलंका के बारे में प्रधानमंत्री हो गया, तो राष्ट्रपति भी यहाँ पे रंगे हाथ आप लोग बता दीजिए। तो ये है कौन? अनुरा कुमार। कौन है? अनुरा कुमार यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और श्रीलंका की अगर राजधानी पूछे के फॉर कैपिटल तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, जयवर्धनपुरा कोट्टे क्या है यहाँ की राजधानी है, कोट्टे यहाँ की क्या है राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में है, या फिर आपसे पूछे कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछे कि सिलीनेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, सिलीनेक्स जो है युद्धाभ्यास, या फिर कह दे कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है। ये सभी जो युद्धाभ्यास है ये किसके बीच में होता है, तो ये जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एंड किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए श्रीलंका की वर्तमान प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया हैं, श्रीलंका की वर्तमान प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया। राष्ट्रपति हमने बता दिया कौन है यहाँ के, अनुरा कुमार यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे का यहाँ की राजधानी है। और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी पूछे भारत और श्रीलंका के बीच में, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसके साथ स्थापित किया, तो इनके एक लंगोटिया यार थे जिसे बोला जाता है बचपन के मित्र, जिनका नाम क्या था, पॉल एलन। इनके साथ में इन्होंने क्या किया, पॉल एलन के साथ में, जो कि इनके कौन थे, बचपन के क्या थे, मित्र थे। इनके साथ में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी स्थापना किया। माइक्रोसॉफ्ट की अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला इसकी क्या है, सीईओ। कौन, सत्य नडेला। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ये कहाँ की कंपनी है, तो आप लोग बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिका की एक आईटी कंपनी है। कहाँ की, अमेरिका की, जो कि क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपसे पूछे कार्य क्या है, तो आप लोग ने कई बार सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्या कार्य करती है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर। क्या करती है, सॉफ्टवेयर ये निर्माण करती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह के गूगल के बारे में पूछा जाता है। गूगल के बारे में अगर आपसे पूछे, गूगल के संस्थापक के बारे में पूछे, कौन है गूगल के संस्थापक, तो आप लोग बताएंगे कि लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन यहाँ के कौन है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन यहाँ के क्या है, संस्थापक। सर्गेई ब्रिन क्या है, यहाँ के संस्थापक हैं। और गूगल के अगर आपसे पूछे कि सीईओ कौन है, तो ये सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई। उनका नाम क्या है, सुंदर पिचाई। और अगला बात है, इसका रिवीजन करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था, कह रहा है कि 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ स्थापित किया, तो ये पॉल एलन के साथ, जो कि इनके बचपन के मित्र थे। सीईओ है सत्य नडेला, और इनकी कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की। कार्य क्या करती है, सॉफ्टवेयर का निर्माता है, सॉफ्टवेयर निर्माण करती है। गूगल के संस्थापक हमने बताया लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है, और सीईओ कौन है, गूगल के सुंदर पिचाई हैं। और अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि इकोटोन क्या है, तो इकोटोन है जहां दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र या फिर बायोम मिलते हैं। तो ये यहाँ पे नोट करेंगे, जहां दो अलग, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है, अलग अलग बायोम को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी बायोम या पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं। आइए भी बताते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र या फिर बायोम किसे कहते हैं। मिलते हैं, जैसे देखिए कहीं पे घास का मैदान है, ढेर बहुत बड़ा घास का मैदान है, ठीक, और उसके बीच में क्या है, घास का मैदान है, और एक तरफ क्या है, वन है। और घास और वन के मैदान के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहेंगे, उसको बायोम कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। जैसे कहीं बहुत बड़ा ये हो गया आपका घास, ये हो गया आपका
वन, क्या हो गया, वन हो गया। इस तरह के इसको क्या कहेंगे, बायोम। जैसे कहीं पे नदी का क्षेत्र है, नदी, ये क्या है, नदी है, और कहीं पे फिर बगल में ही क्या है, बहुत बड़ी भूमि है। नदी और बहुत बड़ी क्या है, भूमि है। तो इसके बीच का, नदी और भूमि के बीच का क्षेत्र क्या कहेंगे, इसे बायोम कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोम। जैसे आपके तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, जो तटवर्ती जो है, तटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं वो उसको क्या कहे जाते हैं, बायोम। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए समुद्र है, समुद्र खूब बड़ा सा है, खूब बड़ा समुद्र है, क्या है, समुद्र है, और इसके बगल में ही क्या है, भूमि, खाली भूमि है। तो इसको क्या कहते हैं, इसके जो बीच के क्षेत्र है उसको ही क्या कहेंगे, बायोम। तो ये दो अलग अलग क्या बोलते हैं, हमने बताया दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो समय जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। ठीक, इकोटोन बोलते हैं। ठीक, जैसे हमने ये बताया, बायोम या इकोटोन, बायोम या इकोटोन बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमने क्या बताया, महत्वपूर्ण है कि कितने तारामंडलों का नामकरण हो चुका है। तो भारत जो है, तो अभी वर्तमान समय 88 जो है तारामंडल हैं जिनका नामकरण हो चुका है, एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपसे पूछे कि इन तारामंडलों के बारे में, अगर आपसे पूछेगी, ये भी पूछा गया इनकी खोज किसने की थी, तो तारामंडलों की जो खोज है ये आपके IAU ने किया था। किसने, IAU ने जो 88 तारामंडल है इनकी खोज की थी, जिसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसे बोलते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया था, निर्धारित किया था कि तारामंडल कितने हैं, 88 हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। यही निर्धारित किया है कि ग्रह हमारे पास कितने हैं, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से भी इसने निकाला है। कुल हमारे पास ग्रह कितने हैं, तो कुल हमारे पास 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, जो कि अंदर के चारों हैं। जैसे बुध हो गया आपका, बुध, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन ग्रहों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, या फिर इसे ही बोलते हैं क्या, इसे ही बोलते हैं चट्टानी ग्रह। क्योंकि ये चट्टान से बने होते हैं, इस वजह से इनको चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल के बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि बृहस्पति, शुक्र और अरुण वरुण को क्या कहा जाता है, बृहस्पति और शनि और अरुण वरुण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहा जाता है, तो ये इसको कहते हैं बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, इसको बाह्य ग्रह, या फिर इसको गैसीय ग्रह बोलते हैं। क्योंकि इसका निर्माण जो है गैसीय ग्रह, जो कि इसका निर्माण गैसों से हुआ है, तो इस वजह से इसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कितने तारामंडल हैं, 88। खोज किसने किया, IAU ने, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन ऐसे कुछ होता है। और कुल कितने ग्रह हैं, तो हमारे पास 8 ग्रह हैं। हमने बताया जिसमें से 4 को क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, या फिर इसको चट्टानी ग्रह कहते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, बुध ऐसे रहेगा यार, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के लिए COP30 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो ये भी देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, ये 2025 में करंट अफेयर का प्रश्न है, 2025 में ये आयोजन होगा इसका। और ये करंट अफेयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। देखिए ये 2025 वाला जो है COP30, ये ब्राज़ील में आयोजन होने वाला है। कहाँ पे, ब्राज़ील में आयोजन इसका होगा। अगर आपसे पूछे कि पहला जो है जो COP होता है, इसका आयोजन अगर आपसे पूछे कितने वर्ष पे होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हर साल क्या होता है, इसका आयोजन होता है। और इनका कार्य क्या होता है, कार्य भी आप लोग नोट करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन को क्या करना, रोकना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना या फिर रोकना, इनका क्या होता है, काम होता है। इसी वजह से हर साल COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जाती है। COP अगर आपसे पूछे कि COP नंबर फर्स्ट कब हुआ था, तो COP फर्स्ट जो है ये बर्लिन जर्मनी, कहाँ पे हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। तो जो पहला जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने बताया पहला प्यार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से पहले को याद रखेंगे। COP21 भी
इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो ये भी COP21 भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि COP28 कहाँ पे हुआ था, तो ये पिछला वाला जो है UAE में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि COP29 कहाँ पे हुआ था, COP29 हमें अभी बताया कि बाकू अजरबैजान में हुआ था, बाकू अजरबैजान में। हमने बताया COP30 वाला कहाँ पे होगा, वो ब्राज़ील में होगा। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए रिवीजन करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए COP30 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो ब्राज़ील में हुआ है। COP और आयोजन हर साल पे होता है, इसका जो है आयोजन हर साल होता है। कार्य क्या होता है, ये जलवायु परिवर्तन को रोकना इनका कार्य होता है। COP1 कहाँ पे, बर्लिन में हुआ था, COP1 बर्लिन में, COP21 पेरिस फ्रांस में, COP28 UAE में हुआ, और COP29 जो है बाकू अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पे, बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण कह रहा है कि मधुबनी कला क्या है। तो मधुबनी जो है एक लोक कला है, हमने इसको पहले ही बताया है। एक ये लोक कला है मधुबनी, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये मिथिला में प्रसिद्ध है, मिथिला। तो इसी वजह से इसको मिथिला कला भी कहा जाता है, इसी वजह से इसको मिथिला कला भी कहा जाता है। और मिथिला कहाँ पे है, तो ये बिहार राज्य में है। तो इस कला के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और कलाएं पहले इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार के बारे में भी यहाँ पे नोट करेंगे। पहले कुछ कलाओं के बारे में देख ले। जैसे अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा गया है कि पटचित्र कहाँ के, इसी तरह के और भी कलाएं पूछी गई हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उड़ीसा की है। पटचित्र जो है उड़ीसा की है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा है कि तंजावुर कहाँ का कला है, तंजावुर अगर आपसे पूछे कहाँ की कला है, तो ये तमिलनाडु की, कहाँ की, तमिलनाडु की पटचित्र कला शैली है। चेरियल अगर आपसे पूछे कि कहाँ की है, चेरियल, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की है। तो बिहार के बारे में बता दीजिए, राजधानी कहाँ पे है, तो पटना में यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री पूछे नीतीश कुमार, अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार हैं। शॉर्ट वगैरह में भी इनको देखते या सुनते होंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो विश्वनाथ अर्लेकर कौन है, विश्वनाथ अर्लेकर कौन है, यहाँ के गवर्नर है, कौन है, विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक, इतनी बातें आप लोग को बिहार से याद रखना। चलिए मधुबनी कला क्या है, तो ये एक लोक कला है, प्रसिद्ध मिथिला कहाँ पे फेमस है, मिथिला बिहार में, और इसी वजह से इसको मिथिला कला भी कहा जाता है। पटचित्र कहाँ की कला है, उड़ीसा की हमने बताया। तंजावुर कहाँ की, तमिलनाडु। चेरियल कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है। बिहार की राजधानी हमने बताया पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और यहाँ के जो गवर्नर है गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर है। अगला प्रश्न कि कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ये अलग से पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, एग्जाम में पूछा गया। तो MS DOS है। क्या है MS DOS? DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसी तरह से एप्पल का पूछा गया है कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये मैक OS। OS का मतलब क्या होता है, मैक OS इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और विंडोज़ 7 विंडोज़ के बारे में जो आप लोग आम कंप्यूटर में चलाते होंगे, विंडोज़ 7 चलता है, 8 चलता है, 9 नहीं 10 चलता है, 11 चलता है। ये विंडोज़ 7, 8, 11 ये भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, और भी कुछ होते हैं, जैसे विंडोज़ XP होता है, विंडोज़ XP ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि विंडोज़ विस्टा क्या है, विंडोज विस्टा ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि विंडोज यूनिक्स क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जेनक्स क्या है, जेनिक्स क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है भाई। कंप्यूटर से प्रश्न था। तो देखिए कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमने बताया विंडोज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में लिख दिया, और आप लोग को इसमें से खोज लेना है कि कौन है कौन नहीं है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से आप लोग का काम चल जाएगा एग्जाम में। माइक्रोसॉफ्ट का हमने अलग से बता दिया क्या है, मैक OS है, और MS DOS है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम
मैक ओएस है विंडोज़ का, विंडोज 7, 8, 10, 11, अभी प्रेजेंट टाइम में 11 चल रहा है। विंडोज एक्सपी भी आप चला सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर। तो विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, लिनक्स, जेनिक्स जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।